हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, स्टिल देन मैं आपको फिर से ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आपको शॉर्ट में मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आज हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आप सभी जानते हैं हम सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? ऑफ कोर्स सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल की क्या होती है? पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर थिन बाउंड्री होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बट राइट नाउ इसका प्रेजेंट में क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले के टाइम में जब तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक उसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था, क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन होती है ना। ठीक है। सो डिटेल स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन के बारे में वो कब हमें कंप्लीट पता लगी? आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द विच ईयर 1950 के अंदर हमें जो है इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया था कि इसका कैसा नेचर होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं। और इन सब के बारे में जो है आज हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पुराने टाइम में जो है इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था या बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता था। बायो मतलब लाइफ की जो सेल के मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाली। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन, इन तीनों ही नाम से इसे जो है वो बुलाया जाता है। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, क्योंकि हम सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है ना। हम सभी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट हुए ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो इसका जो नेचर है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। इसका मतलब होता है ओनली सिलेक्टिव आयंस कैन मूव इनसाइड द सेल। मतलब कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही सेल जो है वो अपने अंदर आने देती है, और अगर सेल को लगे कि नहीं ये मॉलिक्यूल उसके लिए सही नहीं है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कॉल करते हैं। मतलब प्रीमेबल करती है सिर्फ ओनली दैट मॉलिक्यूल्स दैट इज बेनिफिशियल फॉर द सेल। ओके। सो प्रेजेंट होती है दोनों में ही, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही ये सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको शॉर्ट में, ताकि स्लाइड से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लग गया था, क्योंकि अब हमारे पास एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था केमिकल कंपोजिशन। ह्यूमन की आरबीसी की सेल ली थी उन्होंने, और चेक किया था कि प्रोटीन कंटेंट कितना प्रेजेंट है उसमें, लिपिड कितना है, और कार्बोहाइड्रेट कितना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होता है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, सो समझ रहे हैं आप? ठीक है। 52% प्रोटीन देखा गया सेल के अंदर। लिपिड्स का कंटेंट जो है वो प्रोटीन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, 40%। ये किसकी बात हो रही है? ह्यूमन आरबीसी की। और अब हम बात कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के मतलब क्या क्या उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या दिखा। तो थ्योरेटिकल ना पढ़ के हम एक डायग्रामेटिक व्यू से पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल आप एनसीईआरटी से एनसीईआरटी को रेफरेंस लेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद पता लगी, जिसमें हमें बेसिक क्या पता लगा कि 52% प्रोटीन पाया जाता है, 40% लिपिड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बेसिकली बनी होती है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्लियर है? जिसमें प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर देन लिपिड का, एंड देन सबसे कम होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, समझ में आ गया? लिपिड की क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन में बाई लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? लिपिड बाई लेयर होती है। ठीक है, अब इसकी आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बार बेसिक बातें जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, यहीं से देख लेते हैं। ये देखो लिपिड की बाई लेयर है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख पा रहे हैं? ये है पोलर, ये हेड रीजन, ये आप ये जो बीच में देख पा रहे हो ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? हमारी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। और ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर हेड बने हुए ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये वाटर लविंग है। मतलब यहाँ तक तो वाटर टच कर सकता है, लेकिन अंदर वो पास नहीं हो सकता है एज इट, क्योंकि अंदर क्या है हमारे इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। मतलब लिपिड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो लिपिड लविंग है। ठीक है, जहाँ पे वाटर जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, और ये सेल के साइट सपोज आपने ऐसा सपोज करना है, ये 3D स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी गई है। ये सेल के अंदर का व्यू है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइटोप्लाज्म, जो कोलेस्ट्रॉल आपको
ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये सेल के बाहर की बात है, ठीक है। जो लेबलिंग हो रखी है, सेल के सरफेस पे क्या लगे हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कि ग्लूकोज के साथ प्रोटीन की मोइटी या प्रोटीन के साथ ग्लूकोज की चेन लगी होना, ठीक है, चेन लगे होना। पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे लगे होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लगे होते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। ये हमारी एनसीईआरटी से मैंने ये डायग्राम लिया है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। पोलर हेड जो राउंड स्ट्रक्चर थी ना टुवर्ड्स द आउटसाइड, जैसे कि आपको मैंने दोबारा से दिखाया, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना आउटसाइड में, बाहर की तरफ, ये हमारे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर लविंग। नॉन पोलर टेल जो है टुवर्ड्स द इनर साइड, ये जो अंदर की साइड है, जो थ्रेड लाइक ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, वो है हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि लिपिड्स बाइलेयर। देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिनका क्या काम होता है, ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इनकम्प्लीट जो मतलब हाफ सेल के अंदर होते हैं, हाफ बाहर होते हैं। और जो नॉन पोलर टेल होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, और इसके साथ, इसके अलावा अंदर की साइड में क्या होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन जो हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर भेजने में, और अंदर के बाहर, अंदर की चीज़ें बाहर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फोस्फोग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब लिपिड की जो मॉलिक्यूल है, ताकि वो एक्वस इन्वायरमेंट से बच सके, इसलिए वो अंदर, मतलब मैंने क्या कहा कि जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये वाटर लविंग है, मतलब यहाँ तक वाटर पहुंचेगा, अंदर जो है वो वाटर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है यहाँ पे। समझ में आ गया। एक और अच्छी सी स्ट्रक्चर देखते हैं जो 3D एनिमेशन में बनी हुई है। ये है हमारे प्रोटीन चैनल, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को। इन चैनल की हेल्प से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है, ठीक है। आगे इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर क्या ये एनर्जी लेंगे अगर किसी प्रोटीन को अंदर से बाहर भेजेंगे, बाहर से अंदर, ठीक है। एक्टिव पैसेज के अंदर हम इन चीज़ों को दोबारा से क्लियर करेंगे। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब प्रोटीन के साथ इनके पास जो है वो ग्लूकोज की चेन लगी हुई है, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, एंड दिस इज द सरफेस प्रोटीन, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कॉल करते हैं। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोफिलिक हेड, एंड दिस इज द फोस्फोबाइलिपिड लेयर। ये जो येलो येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, क्लियर। होप सो इट इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और इसी मॉडल को ही मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया है कि इसने सारी बातें जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर की। एक क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, ठीक है, ठीक है। लेटरल मूवमेंट जो होती है प्रोटीन की, उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। समटाइम ये टर्म पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइडिटी, लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, मतलब ये सेल के अंदर ही होती है, मतलब प्रोटीन जो है वो एक जगह से थोड़ा सा मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और क्या क्या, मतलब सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, सेल मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है, सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। एक्सोसाइटोसिस मतलब अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ भी रिलीज आउट करती है। एंडोसाइटोसिस बाहर से कुछ चीज़ें अपने अंदर भी लेती है सेल मेम्ब्रेन। और इंटरसेलर फंक्शंस भी करती है, मतलब दो सेल के बीच में दो, ये प्रॉपर एक फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना। सो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड यही मॉडल था। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शोन बाय ओनली, ये एक मतलब थ्योरी दी गई, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये शोन ओनली बाय द लिपिड्स के द्वारा दिखाई जाती है। ये वाली जो मूवमेंट होती है ना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इसे प्रोटीन नहीं कर सकते। लैटरल मूवमेंट जो है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। फोस्फोलिपिड की जो क्योंकि हमें पता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फो बाइलिपिड लेयर होती है, फ्लूइडिटी होती है, मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के वो मूव करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
तो आपसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल का अपने अंदर से है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टेबल प्रेमेबल होती है, जिसका मतलब है ओनली सिलेक्टिव आयन कैन मूव फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट टू द इनर एनवायरनमेंट। क्लियर है? एंड देन अब हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें कुछ रह गई थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताना, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, है ना। तो मतलब क्या फंक्शन होता है उनका, क्या वो एनर्जी यूज़ करते हैं नहीं करते, ठीक है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, पैसिव बोलते हैं ना, ये पैसिव पैसिव इनकम है। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंसान जिसने आज मेहनत की, ठीक है, लेकिन कल उसको उस दिन की मेहनत के मतलब उसको सारी उम्र अगर रुपए मिलते रहे, है ना, तो वो पैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। वो डेली तो अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान बिजनेस करता है, तो बिजनेस में वो एक बार इन्वेस्टमेंट करता है, बाद में ऑल द टाइम जो है वो इनकम आती रहती है। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा 90% इससे रिलेट कर सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, जो प्रोसेस अपने आप होता है। ठीक है, अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जैसे पहाड़ों से पानी नीचे आना, अफकोर्स अभी हाइट से कोई चीज़ नीचे ही आएगी अगर गिरेगी तो। ठीक है, तो वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। डाउन हिल प्रोसेस हो गया, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आना। ठीक है, ओस्मोसिस वाटर, जो अगर आप पौधे में पानी डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली पानी, जो रूट्स हैं वो अपने आप से जो है वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है ना, तो वो एक तरह का क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जिसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका एग्जांपल आप घर से ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर में जो ऊपर टैंकी रखी होती है ना आपके मतलब टॉप फ्लोर पे, तो आप क्या करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं ना, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लगती है, मोटर का यूज़ करके आप पानी नीचे से ऊपर भेजते हैं, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी भेज रहे हैं कोई चीज़, तो एनर्जी डेफिनेटली लगेगी। मतलब अप हिल प्रोसेस, इसे हम अपहिल प्रोसेस बोलते हैं, ऊपर भेजना नीचे की किसी चीज़ को। इसका एग्जांपल है, अगर साइंस की बायोलॉजी के टर्म में देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके सोडियम को अंदर, ठीक है, दो पोटेशियम को अंदर भेजने के लिए 3 सोडियम को बाहर निकालना पड़ता है सेल से। ठीक है, तब और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है, इसीलिए इसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉल करते हैं हम। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल पैसिवली कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो इसके भी 2 टाइप्स हैं पैसिव के भी, एक तो है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो कुछ कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। जैसे कि आपने देखा कि ये कुछ क्या लगे हैं, ये कैरियर प्रोटीन है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बुराइड है, मतलब कंप्लीट हाफ जो है वो बाहर है और हाफ इसके अंदर लगे हुए हैं, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ पहुंचानी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कोई चीज़ बाहर लेके आनी है, तो कैरियर प्रोटीन भी हेल्प करते हैं फैसिलिटेट करवाने में पैसिव ट्रांसपोर्ट को, मतलब ताकि एनर्जी का यूज़ ना हो, इसलिए ये प्रोटीन लगे हुए हैं, ताकि कुछ चीज़ों का फंक्शन जो है ये प्रोटीन भी कर सके, है ना। सिंपल डिफ्यूजन तो सिर्फ न्यूट्रल सोल्यूट्स हो गए, मतलब जिनका साइज छोटा होगा ना, जो साइज में बिल्कुल छोटे से होते हैं ना मॉलिक्यूल, जिन वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोर होते हैं, अगर उनका पोर का साइज और उस मॉलिक्यूल का साइज सेम है तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो वो हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूट है, जैसे डिफ्यूजन है गैसेस, गैसेस का आपको पता है साइज बहुत छोटा होता है, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना गैस में, तो वो इजीली से जो है डिफ्यूज आउट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन कुछ जिनका साइज बड़ा होता है उनके लिए फैसिलिटेड प्रोटीन लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हेल्प करते हैं, कैरी करते हैं लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर भेजने में या अंदर से बाहर भेजने में। समझ में आ गई है आपको? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो चीज़ें समझा दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो पैसिव और एक एक्टिव, दोनों ही बात मैंने ऑलरेडी समझा दी है। जिसमें से पैसिव ट्रांसपोर्ट में किस तरह से होता है, मतलब पैसिव कोई चीज़, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन में है तो वो लो कंसंट्रेशन में अपने आप चली जाएगी। मान लो सपोज एक गिलास है आपके पास पानी का, तो उसमें
आपने कुछ डिज़ोल्व करना है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो सपोज़ आपने बहुत ज़्यादा नींबू जो है वो सॉरी नींबू नहीं, आपने नमक बहुत ज़्यादा, सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व कर लिया गिलास के अंदर, एक हद हद से भी ज़्यादा डालिए, मतलब 1 गिलास पानी के अंदर आपने आधा गिलास तो नमक ही डाल लिया, तो उसमें क्या होगी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, हाई कंसंट्रेशन हो गई ना, तो वो लो में चला जाए। लो मतलब बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें और पानी डाल देंगे। अगर घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, ऑफकोर्स आपको नींबू पानी बनाना है, तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है। सो आप इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मतलब चीज़ें अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो में चली जाती है, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब मान लीजिए कंसंट्रेशन पहले से ही कम है और उसको हाई पे भेजना है, तो इसके मामले में आप वही एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए कि नीचे से पानी पाइप से ऊपर टंकी में भेजना है, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी नीचे बहुत, आपने देखा होगा पानी जब कम आ रहा होता है तो हम टंकी चलाते हैं, तो पानी जब प्रेशर के साथ ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि अब उसमें उस टाइम पे हमने एनर्जी का यूज़ किया तभी वो प्रेशर से गया, अदरवाइज तो पानी नहीं जा सकता, जाएगा तो बहुत कम जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलरेडी पानी पहले से ही धीरे आ रहा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है। और पैसे ट्रांसपोर्ट में इतना याद रख लीजिए आपकी, मतलब पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से नीचे पानी है ही नहीं, ऊपर से पानी ही पानी है, बर्फीले पहाड़ है, ठीक है, तो ग्लेशियर अपने आप पिघल के जो है वो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहा है, बस इतना याद रख लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।